अध्याय 125। वो पहाड़ से गिर गया। अब जब उसका एस्पेरा ठीक हो गया था तो उसने दबाव के खिलाफ तुरंत खुद को मजबूत करने के लिए इसे फिर से इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया। महिला ने आश्चर्य का संकेत दिखाया। जब वह उनका मूल्यांकन कर रही थी तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से वह बता सकती थी कि इस लड़के में इतना उत्साह नहीं था। लेकिन अब अचानक अधिक से अधिक एस्पेरा उसके शरीर से एक चिकने झरने की तरह बह रहा था। यदि वह नहीं तो यह एस्पेरा कहाँ से था? क्या उनका विश्लेषण करते समय उसने कोई गलती की? ऐसा होने की संभावना कम थी लेकिन शून्य नहीं थी, और किसी अजीब कारण से उसे लगा कि वह इस छोटे बच्चे का ठीक से विश्लेषण नहीं कर सकी, या तो उसके पास उसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत कलाकृति थी या कुछ और। फिर भी उस पर जो दबाव डाला गया था वह उसके स्तर के अनुरूप काफी था और वह इसके खिलाफ अच्छा कर रहा था। जबकि वह गुस्से में थी, उसके दिमाग का एक हिस्सा था जो उसके लचीलेपन से हैरान था। जब उसने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कँपी। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। जब उसने सहजता से अपना हाथ अपने सामने रखा, आने वाले हमले को रोकने की तैयारी की। हालांकि प्रत्याशित हमला नहीं हुआ। उसे यकीन था कि अभी अभी उसे लगा कि वह हमला करने जा रहा है, उसके साथ कुछ घातक। वह इसे अपनी अंतरात्मा में महसूस कर सकती थी। अभी एक क्षण पहले जब उसने उसकी आंखों में देखा तो निश्चित रूप से कुछ हुआ था। यह एक सहज प्रवृत्ति थी। वह एक अनुभवी महिला थी जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपने प्रमुख दिनों के दौरान मृत्यु के करीब जीवन बिताया था। इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। यदि उसने सहज रूप से उसके प्रति निर्देशित किसी इरादे को अवरुद्ध करने का साहस किया तो यह निश्चित रूप से कुछ भयानक था। उसे उससे सावधान रहने के लिए, वह जो बमुश्किल रैन के ओझा था, अगर वह किसी को बताती कि रैन के ओझा उसे सावधान करने में सक्षम है तो उसके सहकर्मी और दोस्त उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। उसने एक मनोरंजक मुस्कान बिखेरी क्योंकि पिछला गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया था और ओलिवर पर जो दबाव डाला जा रहा था वह भी खत्म हो गया। ओलिवर को राहत महसूस हुई कि अब दबाव खत्म हो गया था। वह वास्तव में उस पर बहुत नाराज था कि उसने अचानक उसे निशाना बनाया जबकि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने जो एकमात्र काम किया वह तनाव बढ़ने से पहले स्थिति को शांत करना था। अभी अभी उसे होश में लाने के लिए उस पर दमन मृत्यु का आवरण का प्रयोग करना पड़ा। वह किस प्रकार की शिक्षिका थी? यदि वह किसी मौखिक बात पर अपना आपा खोने में सक्षम थी तो वह बिल्कुल भी समझदार नहीं थी। उनके जैसे बच्चों को अपने साथ छोड़ना पागलपन था। ओलिवर के गुस्से वाले भाव को देखकर अलीसा हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अब मैं अपने गुस्से के लिए माफी मांगती हूँ। केवल बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करना मेरे लिए बचकाना था। मुझे यकीन है कि आप लोग यहाँ अनभिज्ञ समूह हैं। वह उसे देखकर धीरे से मुस्कुराए और आगे कहा, वास्तव में यह अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह उन बूढ़ों का समूह होना चाहिए जिन्होंने इस पूरे मामले को उकसाया है। हे भगवान, ऐसे षड्यंत्रकारी लोग मुझ पर हमला करने के लिए बच्चों को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ मैं सोच रहा था कि वे मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले बिना अचानक क्यों चले गए। मैंने उस समय सोचा था कि उनके पास कबीले के कर्तव्य होंगे, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वे छोड़ने या भागने की जल्दी में क्यों थे। ओलिवर ने ये सुना लेकिन फिर भी उसे कुछ बेहतर महसूस नहीं हुआ। यह नहीं बदल सकता कि उसने अकेले में उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। शायद उसकी भावनाओं और विचारों को भांपते हुए उसने कहा, ठीक है, ऐसे मत बनो। मैंने पहले ही माफी मांग ली है। नहीं, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी, तो चलो इसके बारे में भूल जाओ। उसका उपहार का जिक्र सुनकर उसके कान खड़े हो गए। खैर, अगर उपहार इसके लायक था तो वह इसे छोड़ने को तैयार था। आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसने उसे संदेह से देखा। बूढ़े होने के बावजूद ओलिवर को इस दुनिया के वृद्ध लोगों के साथ कभी भी अच्छा अनुभव नहीं हुआ। कोई सोच सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ आप परिपक्व हो जाएंगे, लेकिन सभी बूढ़े लोग इसी तरह का व्यवहार कर रहे थे। बेशक मैं कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती। वह उसकी संदिग्ध निगाहों को देखते हुए पीछे हट गई।
मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हो, है ना? ओलिवर ने कुछ नहीं कहा और बस वापस चला गया। वह देखेगा कि वह भविष्य में अपनी बात निभाएगी या नहीं। मिस एलिसन, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? आप अभी इतने गुस्से में क्यों थीं? बेला ने उत्सुक और सतर्क स्वर में पूछा। अभी वे अकेले उसके दबाव से लगभग कुचले हुए थे। अपना सिर हिलाने से पहले एलिसन का चेहरा एक सेकंड के लिए घूम गया। भूल जाओ, यह एक लंबी कहानी है। मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओह, बेला ने अब बात को आगे नहीं बढ़ाया। वह देख सकती थी कि एलिसन इससे असहज थी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अब से मैं आपका शिक्षक बनूंगा, इसलिए मुझे इस तरह से देखें, या यदि आप चाहें तो आप मुझे सिक्फो की तरह मास्टर भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए एलिसन अपनी सधी हुई अभिव्यक्ति पर वापस चली गई। जब आप सभी चढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने आप सभी का अवलोकन करके कुछ विश्लेषण किया और आप में से प्रत्येक के लिए अलग अलग प्रशिक्षण योजनाएं तैयार करूंगा। इतना ही नहीं, मैंने उन सीढ़ियों को भी रिकॉर्ड किया है जिन पर आप चढ़े हैं। उसने ताली बजाई और एक ब्लैकबोर्ड कहीं से निकला और उसके दाहिनी ओर तैरने लगा। ये संभवतः उसके भंडारण से प्राप्त किया गया था जिसे वह अपने साथ ले जा रही थी। ब्लैकबोर्ड पर मोटे और बड़े शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। यह एक प्रकार का लीडरबोर्ड था जो उसके द्वारा लिखा गया था। ये वह लीडरबोर्ड है जिसे मैंने बनाया है, आपका भविष्य। क्षमा करें, मिस एलिसन। अल्फांसो ने अचानक हाथ उठाकर टोक दिया। यह क्या है? एक बार फिर से रोके जाने पर वह अप्रसन्नता से भौहें चढ़ाने लगी। फिर एक बार, ठीक है, बात यह है कि डैनियल अभी भी यहाँ नहीं है जब आपने उसे कुछ समय पहले धक्का देकर बाहर कर दिया था। ये तभी हुआ जब दूसरों को भी एहसास हुआ कि उन्होंने डैनियल के बिना काम जारी रखा था। ये सच है, वह अभी भी यहाँ नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने उसे पहाड़ से फेंक दिया हो, है ना? कहानी खत्म। अलविदा।